दर्शकों, बहुत बहुत आपको प्रणाम, स्वागत। पिछले एक महीने से हम लोग ऑनलाइन कला महोत्सव कर रहे हैं और आप सभी का प्रोत्साहन हमें मिल रहा है। यही कारण है कि हम लगातार इस राह में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार को हम लोग आपसे कुछ ऐसी शख्सियत जो बहुत मशहूर है और आज बहुत शिखर पर हैं, बहुत उच्च शिखर पर हैं, आप उनको जानते हैं, उनको देखते हैं, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, आखिर ये रास्ता उन्होंने कैसे तय किया, इस बारे में हम लोग को पता नहीं होता। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट जो एक ऊंचाई पर पहुंचता है वो बहुत स्ट्रगल करके पहुंचता है। तो आज हम लोग जम्मू में हैं और यहाँ के बहुत बड़े एक रंगकर्मी मुश्ताक काक जी से हम आज रूबरू करेंगे। एक कलाकार की जीवन यात्रा के रूप में आपने बहुत काम किए हैं और न सिर्फ रंगकर्मी के माध्यम से बल्कि कहीं न कहीं उन्होंने जो लोक रंग है, फोक है, उसका भी प्रयोग कहीं न कहीं किया है। ऐसा हम इनको देखते आ रहे हैं। आप पूरे भारत के साथ साथ वर्ल्ड के नामी रंगकर्मी हैं। तो आइए हम इनका स्वागत करते हैं आप सभी के साथ। प्रणाम मुश्ताक भाई। नमस्कार। क्या हाल है? सत श्री अकाल जी। क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया। जैसा कि आपको पता है हमारा फ्रेमवर्क जो है रूबरू का क्या है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ और आपको ये शौक, नाटक का शौक, घर से लगा या कहीं बाहर आपने किसी को देख के उससे आप इंस्पायर हुए और आप इस फील्ड में आए? सबसे पहले मैं नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आपका और आपके साथ पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया प्रोग्राम रूबरू में। और दूसरी बात यह कि आप जम्मू आए, इस मंदिरों के शहर में आपका वेलकम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी शुरुआत एज़ यूजुअल स्कूल टाइम से हुई। एक शौकिया तौर पे नहीं, पता नहीं कैसे हो गई। अब एक सफ़र बहुत लंबा है, हम कोशिश यही रहेगी कि हम संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बातें करके चलते जाएं। जी जी जी। स्कूल में सेंटा क्लॉज बना, दिल में आया कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। उसके बाद रेडियो स्टेशन पहुंचा। स्वर्गीय रतन कलसी जी मेरे गुरु रहे हैं और हमारी टीचर भी थी और बहुत नामी ग्रामी अनाउंसर भी हैं, रीता यूसुफ जी, वो मुझे लेके गई और मैं कलसी साहब के संबंध में आया। मैंने नाटक शुरू किया और मैं तब अपनी जवानी के अरूज पे था और उस जवानी के अरूज में मुझे एक 80 साल के बूढ़े का रोल करना पड़ा, पहला पंजाबी नाटक में। जी। और लोगों ने बहुत सराहा, पसंद आया। उसके साथ मेरा सफ़र चलता रहा। बीच में हमारे जो कलसी साहब थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई, ग्रुप में परेशानी हो गई, कौन संभाले। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप डायरेक्शन करो। तो मैंने कहा यार मैं तो एक्टर हूँ, मैं डायरेक्शन नहीं कर सकता। तो दोस्तों के कहने पे डायरेक्शन में कूदे। पहला नाटक डॉक्टर शंकर शेष जी का नाटक है, आधी रात के बाद। जी। वो नाटक 3 एक्टरों पर था और उसमें मैं एक्ट भी कर रहा था, डायरेक्टर भी था, डिज़ाइनर भी था, मतलब सब। और वो नाटक कोई आधा घंटा चलने के बाद सुपर फ्लॉप हो गया। कमाल का, बहुत खूबसूरत सुपर फ्लॉप जिसे कहते हैं जी, वो हो गया नाटक मेरा जी। और लेकिन हमने वो टाइम, उसका ड्यूरेशन थी वो पूरी की, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन फीस मिलने का कट जाती है अगर उसकी ड्यूरेशन पूरी ना हो। जी जी। तो वो सरकारी रूल में आता, तो वो हो गया नाटक। लेकिन वो मेरा पहला नाटक निर्देशक के तौर पे था और सुपर फ्लॉप था जी। और मेरा ये मानना है कि अगर वो नाटक सुपर फ्लॉप नहीं हुआ होता तो आज मैं आपके साथ नहीं बैठा। क्या बात, क्या बात। एक शेर है कि जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए और राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। क्या बात है। तो जो आपने सुपर फ्लॉप शब्द का प्रयोग किया है ये बहुत अच्छा
नकारात्मक होते हुए भी सकारात्मक है। और उसी के साथ आपकी 2 लाइनों के साथ मेरी भी 2 लाइनें हैं जी कि उसके बाद फिर एक वो जंग जैसी शुरू हो गई। जी, तो जी। अपने आप से। अपने आप से नहीं, मतलब क्या है ये, फ्लॉप तो हो गया नाटक, आगे क्या है। तो वो कहते हैं कि दुष्यंत जी की लाइन है शायद, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात, क्या बात। तो उसके बाद मेरा अगला सफ़र शुरू हुआ, मैं नाटक करने लगा। फिर संगीत नाटक अकेडमी के यंग डायरेक्टर स्कीम में हम चले गए, क्योंकि यंग डायरेक्टर स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, संगीत नाटक अकेडमी की। और उसमें हम बहुत से जो आज कई नामी ग्रामी डायरेक्टर हैं, जिनमें रतन दा हैं, बंसीदा हैं, भानु भारती जी हैं, और भी बहुत से नाटक लोग हैं, पंजाब से केवल धारीवाल भी हैं, और भी बहुत से, नीलमान सिंह चौधरी हैं। बहुत यंग डायरेक्टर स्कीम की एक प्लेटफॉर्म पे वो बढ़ के आगे आए थे। वो मेरा स्कूल था, तो मैं उसी माध्यम से आया। और उसके बाद एक नाटक करने गया, तब मिल्टन सी पीक पे थी। तो हॉन्स क्रिस्टन ऑस्ट्रो एक नॉर्वेजियन थिएटर डायरेक्टर था, जो कथकली सीखने केरला गए हुए थे। और उसके बाद वो 4-5 लोग थे जिन्होंने बाद में कश्मीर में गए वो। और कश्मीर में आने के बाद पहलगाम के आगे एक जगह है आड़ू, वहाँ वो गए हुए, तो वहाँ से वो हाईजैक हो गए थे। और उसके बाद वो जो लोग मिले थे तो उनकी गर्दनें चॉप की हुई थी। तो उस दौरान पता लगा कि वो हॉन्स क्रिस्टन ऑस्ट्रो वो थे, वो थिएटर डायरेक्टर थे। तो वो नॉर्वेजियन थे, उनके लिए एक नाटक तैयार करना था। हमने नाटक किया, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में नाटक का मंचन हुआ। और वो नाटक देखने के लिए मैं, नाटक था प्रतिबिंब नाटक मैंने किया था। प्रतिबिंब महेश अलकुंचवार जी का मराठी नाटक है जी। और इत्तेफाक से वो नाटक देखने विजय तेंदुलकर जी आए थे, निर्मल वर्मा जी आए हुए थे, पन्ना भरत राम जो श्रीराम सेंटर की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं वो आई हुई थी, GN कौशल जी आए हुए थे। तो ये नाटक देखने के बाद कौशल जी से मेरा पुराना परिचय था, तो मैं उनसे मिलने गया। तो विजय तेंदुलकर जी मिल गए, तो उनको कौन नहीं जानता। तो निर्मल जी, तो विजय तेंदुलकर जी ने पन्ना जी से कहा कि आप डायरेक्टर ढूंढ रही हैं श्रीराम सेंटर के लिए, इस लड़के का मैंने नाटक देखा, अच्छा है, बात करो जी। तो मेरा पन्ना जी से बात हुई और उसके बाद मैं श्रीराम सेंटर का एज ए डायरेक्टर नियुक्त हुआ। 10 साल का मेरा वहाँ सफ़र रहा, एक अच्छा सफ़र। बहुत से नाटक किए, बहुत से नाटक देखे, बहुत सी चीज़ें सीखी। इसके साथ साथ ये सफ़र मेरा थिएटर का चलता रहा और बस चलता रहा। और 2015 में मुझे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला डायरेक्शन के लिए। ये मेरा छोटा छोटा सा सफ़र थिएटर का है। मेरा एक सवाल ये था कि बचपन में जो आपको ये शौक़ लगा, क्या घर में भी कोई रंगकर्मी था? और जो बचपन था आपका, क्योंकि आपने बताया स्कूल में हमने किया था, तो एकदम ये प्रोफेशनल जो नाटक थी इसकी तरफ आपका एकदम कैसे आपने जंप किया? या बचपन में घर में किसी ने आपको इस बात के लिए आगे बढ़ाया कि आपको ये करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में दूर तक इस फील्ड में कोई आया जी जी। मेरे फादर साहब, स्वर्गीय फादर साहब जो थे, वो सिंपल मजदूर आदमी थे। कश्मीर से वो चले थे, जम्मू आके वो मजदूरी करते, क्योंकि पुराने तरीके से थे वो लोग के जो कश्मीर से आते थे मजदूरी करने जम्मू, पंजाब में कुछ लोग जाते थे। ये तो उस तरीके से मेरे फादर साहब कहीं बचपन में जम्मू आ गए हुए थे जी। फिर उनका यहीं पे हुआ, तो दूर तक कोई नाटक की दुनिया में नहीं था। हाँ, क्योंकि वो ऐसा ज़माना था, ऐसा वक्फा था वो, कि जब हमारे माँ बाप को ये लगता था कि ये किस तरफ जा रहा है और रोटी कैसे खाएगा। आपकी बात सही है। वो मेरे को एक तो पेंटिंग करने का बड़ा शौक था। ओह अच्छा। और दूसरा ये ड्रामे का चस्का पड़ गया था। तो पुराने लोग कहते थे कि ये क्या भांडगेरी कर रहा है, मतलब इसको नीचे स्तर पे माना जाता था। यस, बिल्कुल। अच्छा, मैं स्कूल से आता था तो ड्राइंग, होमवर्क में सबसे पहले ड्राइंग करनी, फिर बाकी काम करने। आता है तो करूँगा, नहीं आता नहीं। स्पोर्ट्स खेलता रहा, लेकिन दूर तक कोई ख़ानदान में नहीं था, सिंपल फैमिली थी हमारी। लेकिन मेरा शौक़ चलता रहा, करता। लेकिन मुझे कभी उन्होंने, बेचारों ने, माता पिता ने, किसी ने रोका नहीं। अच्छा। मैं घर में इकलौता बेटा हूँ, कोई बहन तो और बड़ा रिस्क था। हाँ, तो उन्होंने कहा जो करता है करने दो। तो फिर मैं सरकारी नौकरी में भी चला गया। अच्छा, वो कहाँ? हाँ, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में था सरकारी नौकरी में जी। लेकिन जब मैं श्रीराम सेंटर का डायरेक्टर बना तो मैं पहले लीव विदाउट पे चला गया कि देख लूँ भैया क्या है, लाइफ रिस्क में है। क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट का फील्ड एक ऐसा फील्ड है, हमने डेली रेत में से पानी निकालना है
पीना है, कल फिर पानी निकालना है, पीना है। हमारे पास पानी की पाइप नहीं लगती है। जी जी जी। तो उन चीज़ों हर को रोज खुदाई करनी पड़ती है। खुदाई करनी है क्या और बात। पानी निकालना है। तो उन चीज़ों को जहन में रख के तो मैंने लीव विदाउट पे पे चला गया। उसके बाद फिर मैं समझ गया कि नहीं, अब मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और बच्चे छोटे छोटे थे, एक रिस्क भी था तब जी। लाइफ। बट कहते हैं ना, कुछ अचीव करने के लिए आपको रिस्क कुछ खाना पड़ता है। तो अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आपने अभी नाम लिए बहुत यंग डायरेक्टर्स के, तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कहीं कुछ ऐसा भी आपको लगा कि कोई आपको अब खुद आगे निकलने के लिए आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है? नहीं सर, ये सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये सोचने जब आप ये नेगेटिविटी जब आपके दिमाग में आएगी ना कि आपको कोई पीछे धकेल रहा है, तो इसका मतलब आपका दिमाग उधर लग गया। जी। तो उधर दिमाग जाने ही नहीं देना है, बस ये दिमाग रखना है, आगे जाना है, मुझे ये काम करना है। तो मेरा सवाल ये होगा कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया? सबसे पहले तो मेरी फैमिली थी। क्या बात है। और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, मेरी धर्मपत्नी। क्योंकि जब मेरा वो स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा था, जब मैं फाइट कर रहा था, तो मेरे घर को, मेरे बच्चों को मेरी बीवी ने संभाला था। जी जी। और एक तो वो है, बाकी बुज़ुर्गों की दुआएं तो हैं ही हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को संभाला, मेरे बच्चों की आला तालीम उन्होंने करवाई, मेरे पीछे वो संभाला सारा घर को। और मैं स्ट्रगल कर रहा था, कभी घुमक्कड़ की तरह घूम रहा था हिंदुस्तान। तो प्रोफेशनल फील्ड में आपको किसने आगे बढ़ाने की कोशिश की? किसने आपको हौसला दिया कि तुम्हें करना चाहिए, करो और बेहतर करो? उसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, और मान लेना चाहिए कि जो आपकी टीम होती है, बेशक वो टाइम के साथ बदलती रहती है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो टीम है। जी जी। क्योंकि ड्रामा जो है ये एक जॉइंट वेंचर है, ये इंडिविजुअल वेंचर नहीं है। ये मैं अकेले बैठ के रियाज नहीं कर सकता। मेरे कई जम्मू से सीनियर लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ उस टाइम पे काम किया जब मैं जूनियर था उनका। उसके बाद वो मेरे साथ काम करते रहे, बाकी नए नए लोग जुड़ते गए मेरे साथ, उन्होंने काम करते रहे। तो एक उनका भी मैं मानूंगा। और हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, वहाँ की जो टेक्निकल टीम होती थी उस ऑडिटोरियम का, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। क्या बात। अच्छा, ये आप जम्मू में कब से हैं? मैं पैदा ही जम्मू में। अच्छा, जम्मू की। फादर साहब मेरे कश्मीर से थे जी। और कश्मीरी होने के नाते मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरी मदर जो हैं वो जम्मू से हैं, वो डोगरा हैं, और इसलिए मैं कश्मीरी भी बखूबी जानता हूँ, मतलब फ्लुएंटली इतना बोल नहीं सकता, और डोगरी से भी मैं वाकिफ़ हूँ, आर्ट कल्चर लैंग्वेज को लेके। बहुत अच्छा मेल है ये क्योंकि जम्मू और आज ही हम बात कर रहे थे कि जम्मू और कश्मीर की संस्कृति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस बात को लिया जाए तो खाली जम्मू कश्मीर नहीं, अगर थोड़ा सा आप डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की तरफ जाएं वो अलग हो जाता है, रजौरी नौशहरा पुंछ की तरफ चला जाएं आप वहाँ से अलग हो जाता है, आप आरसपुरा चले जाएं और इस तरफ के बेल्ट कठुआ के बेल्ट की तरफ चले जाएं वो अलग हो जाता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे हम इकट्ठे जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपका तो उर्दू पे बहुत महारत हासिल है और माशाल्लाह काम भी आपने बहुत किया है। क्या डोगरी में भी आपने काम किया है? जी, मैंने डोगरी में काम किया है। मेरा डोगरी में सबसे पहला जो नाटक मैंने किया था, मैंने डोगरी में मुंशी प्रेमचंद की कहानी है सवा सेर गेहूँ जी है, उस कहानी को मैंने डोगरी में किया था। स्वर्गीय शिवराम दीप जी ने उसका ड्रामेटाइजेशन किया था सवा सेर कनक के नाम से। रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ नाटक हैं जिनको डोगरी में ट्रांसलेट करके किया। उसके अलावा एक जो मेरा एक नाटक था जो नेशनल सीन पे आया और जिसने मुझे एक प्रसिद्धि दिलवाई, मेरा मुकाम बना, वो देवयानी नाटक था जी। देवयानी पे, शर्मिष्ठा पे और कच्छ पे बहुत लिखा गया है देवयानी पे, लेकिन जो मेरा था, मैंने जो हमारा यहाँ कश्मीर में मत्स्य पुराण है, मैंने वो कहानी वहाँ से निकाली थोड़ा सा अंश, उसके बाद महाभारता से निकाली, और मैंने वो टाइम लिया जो सोलर डायनेस्टी वॉर था, गुरु शुक्राचार्य वाला जी जी जी, और इंद्र जी वाला, और जब शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु बन गए और वो जब जंग होती थी देवताओं और असुरों के बीच में, और वो संजीवनी से सबको जीवित करते थे, और फिर वहाँ से ये आया कि कच्छ को भेजा जाए शुक्राचार्य जी से, वो संजीवनी का नॉलेज लेके आ जाएं। तो वो एक लव ट्रायंगुलर स्टोरी थी, शर्मिष्ठा, देवयानी और ययाति जी जी, क्योंकि उसके बाद शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह करते हैं ययाति। और वो सारा जब भरत का आता है, फिर भरत आता, महाभारत
भरत शुरू होता है। तो एक ये नाटक मैंने किया था और ये नाटक नरसिंह देव जम्वाल जी ने लिखा था। ओह अच्छा। डॉक्टर धर्मवीर भारती का बड़ा प्रसिद्ध नावल है सूरज का सातवां घोड़ा, उसको डोगरी अडेप्टेशन उसकी करी थी, ओह मरखे के नाम से की थी जी। वो नाटक। और उसके अलावा शेक्सपियर को मैंने डोगरी में किया हुआ है। लेकिन ये जो नाटक मैंने किए हैं डोगरी में, और जो भी अपनी डफली अपना राग भी नाटक किया, कुछ याद आ रहे हैं कुछ नहीं। लेकिन मेरा ये हमेशा एक एक्सपेरिमेंट ये रहा है कि मैं जो फोक एलिमेंट्स हैं, जी, मैं उस पर आने वाला था अभी। जी हाँ, जो फोक एलिमेंट्स हैं जी जहाँ पे हमारा एक रूट है, उनको, उन एलिमेंट्स को मैं इस्तेमाल करता था नाटकों में। सवा शेर कनक जो कहानी थी, गांव की कहानी थी, तो गांव में जो फोक एलिमेंट्स हमारा है, जैसे छिंज होती है, छिंज मतलब वो कुश्ती होती है वहाँ पे, तो उसमें करेक्टर था मंगल, सर्वेश्वर का उसका भाई होता है वो, तो वो छिंज करता है। तो हमारी डोगरों में छिंज होती है, माली लगाई जाती है वो इनाम के तौर पे। और उसका, और तब मैंने फर्स्ट टाइम पैंथा गाया जाता है, जो कोई भी शुभ कार्य करते हैं उनमें देवी देवताओं की स्तुति होती है, उनका नमन करके काम शुरू किया जाता है, वो था। और वो उसके अलावा नरेटिव फॉर्म में कुछ एलिमेंट, जैसे कार्क गाई जाती है, तो कार्क का एलिमेंट, कार्क का जो एलिमेंट है उसको नरेटिव फॉर्म में लेके मैंने इस्तेमाल किया। सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस प्ले मैकबेथ। तो मैकबेथ में जो 3 विचेस हैं, तो हमारे यहाँ पे जड़ियाँ हैं, जम्मू में जी जी ट्रांस होता है, और जड़ियाँ भी यही होता है, वो म्यूज़िक, ढोल बजता है, एक घड़ा रखा जाता, थाली बजाई जाती, वो एक ऐसा बीट होता है कि वो मुर्दा भी जो होगा उसके पाँव घूमने शुरू हो जाते हैं। तो वो विचेस वाला पोर्शन मैंने उसमें जड़ियाँ में लिया, और वो चलता है, कहानी को आगे आगे बढ़ाता है, जड़ियाँ खिलाई जाती। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को लेके मैंने फोक का इस्तेमाल करता रहा अपने नाटकों में, मेरा ये ज़रूरी रहा। और जब मैं कश्मीर, वहाँ दिल्ली चला गया श्रीराम सेंटर में, तो तब भी मेरी एक वो वचनबद्ध था, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की मिट्टी से, जी जी, मुझे जम्मू कश्मीर की अपनी मिट्टी की बात कहनी थी। तो तब जो माइग्रेशन हुई थी कश्मीर से, उस माइग्रेशन को लेके मैंने 2 नाटक अपने श्रीराम सेंटर की रेपेटरी कंपनी के साथ किया। पहला नाटक था नगर उदास, जो कि कलहन की राजतरंगिनी पर था। कलहन की राजतरंगिनी से 120 श्लोक लिए थे, और ये टाइम जो है वो ये राजा अनंत देव, कलश देव और हर्ष देव वाला टाइम आता है। और इसमें उन तीनों को लेके मैंने, राजे थे ये, और अनंत देव, कलश देव और हर्ष देव, तो इनको लेके नाटक किया था। और वो माइग्रेशन पे नाटक था, क्योंकि उस टाइम भी एक माइग्रेशन हुई थी राजा अनंत देव के टाइम पे। अब अवंतीपुरा के जो खंडर देखते हैं, ये उस काल की बात होती है जी। तो वो एक नाटक किया था मैंने। और उसके बाद एक काली बर्फ नाटक किया था। काली बर्फ जो वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी जो फैमिली आई, हम कश्मीरी लोग जो फैमिली हैं कश्मीरी कल्चर में ये है, हम 10 बाय 10 के कमरे में नहीं रह सकते। लेकिन जो फैमिलीज माइग्रेंट होके आई, तो तब उनको 10 बाय 10 के कमरे मिले, तंबू मिले, टेंट मिले, लेकिन कहीं रिलेशनशिप भी थी उसमें। हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी आए, काफ़ी लोग उसमें। ये नहीं हम कह सकते कि मुसलमान नहीं माइग्रेंट हुए, वो लोग भी माइग्रेंट हुए। उस ड्रामे में वो कहानी भी थी। और ये मेरी एक कमिटमेंट थी कि मुझे ये दिखाना है कि हमारी ये भी प्रॉब्लम, एक एज ए थिएटर प्रैक्टिशनर होने के नाते एक्सप्रेशन ऑफ, बिल्कुल वो बात कहनी थी। तो उस पर ये किया था। फिर काली बर्फ पे सीरियल भी मैंने बनाया टेलीविज़न के लिए। तो एक कमिटमेंट रहती है अपनी मिट्टी के साथ मेरी। मैंने कश्मीर को लेके, अभी मैं मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में एक सीन वर्क करने गया था, उसमें भांड पत्थर पे मुझे सीन वर्क करना था। तो भांड पत्थर के एलिमेंट्स, अब मध्य प्रदेश में जो बच्चे आए हुए हैं वो अलग अलग प्रांत से आए, कई बच्चे वाकिफ़ ही नहीं थे भांड पत्थर से। तो उनको वो जो एलिमेंट ड्रामा के थे भांड पत्थर में, क्योंकि उसमें भांड पत्थर में संस्कृत जो थिएटर है उसके भी एलिमेंट्स उसमें भांड पत्थर में हैं जी। तो मैंने वो वहाँ सीन वर्क किया था। और एक इंग्लिश प्ले मैकबेथ, उसको मैंने भांड पत्थर के एलिमेंट्स उसमें डाल के वो उसकी प्रस्तुति की। क्या बात। क्योंकि मेरा ये मानना है
कि मैं जहाँ भी जाऊँ लेकिन मैं अपनी मिट्टी की खुशबू बहुत साथ छोड़ साथ के, लेके जी, चलूँ, कहीं ना कहीं ये मेरा एक मॉरल ड्यूटी बनती है। एक जहाँ तक मुझे पता है आप किसी डॉक्यूमेंट्री पे भी आजकल काम कर रहे हैं, जी जी, मैं शॉर्ट अभी फिल्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं आप, तो जी क्या जी आपने उसका टॉपिक क्या लिया है और वो क्यों लिया, क्यों चुना? देखें, डॉक्यूमेंट्री इसलिए, वो हमारा एक फुमनिया है, डांस फॉर्म है, जी, और वो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला के लिए ही डॉक्यूमेंट्री इन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ, आपका भी। फुमनिया एक ऐसी फॉर्म है जो अब डाई हो गई है, लोग नहीं मिल रहे हैं उनके, लेकिन यही एक मौका जब नार्जुन की ये प्रेजेंटेशन में हुई तो उसमें बहुत क्रॉस क्वेश्चन मेरे पे बरसे गए थे, जो भी कमेटी एक्सपर्ट की थी, वाई देश वाई देश वाई देश, तो वहाँ बात हुई। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब कि वो जो कला जा रही है उसके एलिमेंट्स हमारे पास रहे, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है कम से कम उनके पास कुछ धरोहर तो रहे बात बिल्कुल करने ठीक के है। लिए। जी, जी। 26 जनवरी में फुमनिया डांस हुआ करता था, पुराने बुजुर्ग लोग, खजूरिया साहब थे, उन्होंने 26 जनवरी में डांस किए हुए हैं, वो रिपब्लिक परेड के में दौरान। तो उसका अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसका रिसर्च प्रोजेक्ट वो है, ये वो उस तरीके से NZCC उस तरीके की डॉक्यूमेंट्री नहीं हमसे चाहती है कि ये डांस है, शूट कर लिया, मल्टी सेटअप लगा के, हाँ जी बहुत ये फुमनी हो गया, नहीं। मुझे रिसर्च ओरिएंटेड। हाँ एग्जैक्ट, ये मैं तब पैनल में भी ये बात थी और आपसे भी जब बात हुई तो आपने कहा कि मुश्ताक रिसर्च ओरिएंटेड चाहिए, ताकि जो बात करे, जो बात इस पर बोले, जो बात वो ऑथेंटिसिटी के साथ बात करे, क्योंकि ये एक आने वाले वक्त में एक रेफरेंस के तौर पे कोड होना है, और जिस पे वाकई ये डिफरेंट है, रिसर्च ओरिएंटेड। ये नहीं है कि बस कैमरा लगाया, शूट किया और चलो जी हो गया डांस, ये वो नहीं है। इस पे बात है, स्टेप्स पे बात है, वाद्य पे बात है, और इसका अभी एक स्क्रिप्टिंग शुरू हो रही है, इसका वो शूटिंग स्क्रिप्ट बन रही है, इसकी थोड़ा सा काम इस पर चल रहा है। तकरीबन कितने एक नाटक आपने किए होंगे? सर गिने नहीं है, 100 से ज़्यादा ही। 100 से ज़्यादा। अच्छा, उस पर डोगरी के कितने हैं अंदाजन? सर मैं उस मामले में संस्कृत में भी किया है, डोगरी में भी किया है, और अच्छा, हिंदी टोटल में, उर्दू लिटरेचर पे भी इतना काम किया, वो बहुत। माशाल्लाह, आप पूरे भारत में तो घूमे ही हैं। जी जी। विदेश दौरे कहाँ कहाँ के हुए हैं? विदेश में मैं मेरे कई नाटकों की स्क्रीनिंग बाहर की गई जी 2017 में मैं अबू धाबी गया था जी। और वो जो अबू धाबी हम गए थे तो वो हिंदुस्तान से हम 2 लोग थे सिर्फ इंडिया क्या से। बात। इट्स ए कल्चर समिट 2017 अबू धाबी, जिसमें कोई मतलब 100 कंट्रियों के लोग थे आए हुए, बहुत बड़ा था वो, एक हफ्ते का कल्चर समिट था। उसमें मेरा नाटक जो इश्क मलंगी था उसकी स्क्रीनिंग की गई, और यह जो कुछ नाटक हैं 5-6 नाटक जिनकी स्क्रीनिंग भी हुई, और कल्चर समिट बहुत बड़ा इवेंट था और वो रहा मेरा बहुत अच्छा अनुभव। उसके बाद 2019 में भी मुझे बुलाया था, हम 2 लोग थे, मैं था और एक रविंदर कौल जी थे जी। तो हम 2 लोग ही गए थे। रविंद्र कौल दिल्ली से है मेरे ख्याल से, कहाँ से? नहीं, वो जम्मू में ही जम्मू के हैं। हाँ जी, अच्छा, भारत और अब्रॉड हर जगह आपने अपना झंडा फहराया है, आपको सम्मान भी मिला है संगीत नाटक एकेडमी का, जहाँ तक मुझे पता है। जी जी। मैं सबसे बड़ा सम्मान है भारत का वो? हमारा भारत का बहुत बड़ा सम्मान है जी वो, मतलब बहुत जी जी। डायरेक्शन में मुझे है ना? मिला था, तो 2015 में मिला जी। था। और कौन कौन से सम्मान ऐसे हैं जो नवाजे गए? देखें सर, सबसे बड़ी बात है कि मेरी अपनी स्टेट से मुझे कभी नहीं नवाजा गया। क्या बात है। और मैं अपनी स्टेट का बहुत शुक्रिया, अब स्टेट में यूटी कहूँगा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। नंबर 1, क्योंकि मैं शायद इनके फॉर्मेट में फिक्स नहीं आता हूँ, फिक्स नहीं होता हूँ, फिट नहीं हूँ शायद, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा मेरा अवार्ड ये है कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाता हूँ
तो आजकल सोशल मीडिया तो फेसबुक लोग पे पहचानते डालते हैं। तो लोग आ जाते हैं, मिलते जी, हैं, जी, फ़ोन जी। करते हैं। मैं भी आपको शायद याद, जब मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई थी जी जी जी, तो मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाम याद नहीं आ रहा था। मैंने नाम बोला था। जी, जी, जी। और आपने कहा आप मुश्ताक जी आप इधर आइए। मुझे याद है, मुझे याद है। जी, वो बड़ा अच्छा रहा। आपकी बेटी भी मेरे ख्याल से कुछ इस तरफ जी झुकाव जी जी उसका है। जी जी, मेरी बेटी क्या नाम है उसका? इफ्रा काक है। उसे वो पढ़ाई में उसने मास्टर परफॉर्मिंग आर्ट में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से किया है और वो डायरेक्शन में उसने स्पेशलाइजेशन की हुई है। और हम बाप बेटी अलग अलग किस्म के हैं, मतलब जब वो फ्लोर पे काम करती है तो मैं फ्लोर पे नहीं जाता, जब मैं फ्लोर पे काम करता हूँ वो नहीं आती। वो भी मेरी तरह एक ज़िद्दी स्वभाव की है और वो आजकल कल्चरल ऑफिसर जम्मू यूनिवर्सिटी में है। ओह अच्छा। हाँ, उसके काफ़ी नाटक, और वो उसके नाटक भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में घूमे हैं। जी जी। आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो लोग नाटक में आना चाहते हैं, जो यंगस्टर्स, जो हमारे देश का भविष्य है, जी, उनके बारे में उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखें जी, उन लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है। पहले वो अपने आप से पूछें कि वो थिएटर क्यों करना चाहते हैं। जी मैं ये थिएटर में ही नहीं, हर कला के क्षेत्र की बात मैं कहूँगा। जो इस क्षेत्र में आना चाहता है वो अपने आप से ये सवाल पूछे कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, किस लिए करना चाह रहा हूँ। जब वो ये सवाल का जवाब उसे अपने आप से मिलेगा तो वो आ जाए, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। क्योंकि ये फील्ड, हमारी परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड ऐसी है, इसे आपने डेली प्रूव करना है कि आप बेस्ट हैं। जी। आज मैंने जो परफॉर्मेंस दी, जो परफॉर्मेंस की, ज़रूरी नहीं है कि कल इससे अच्छी हो, इससे बुरी भी हो सकती है, बिल्कुल। और यही हमारे कला में ये है कि हमारा फिक्स कुछ नहीं है। जो आज हुआ वो कल नहीं होगा। कल या तो आज से अच्छा होगा या आज से कम बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी सोच के आए और अपने आप से सवाल करे कि मैं इस फील्ड में क्यों जाना चाहता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि इस फील्ड में एवेन्यूज़ नहीं है, बहुत है। आज हमारे टाइम पे वो नहीं था। आज यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा डिपार्टमेंट है। जी, आप मास्टर कर रहे हैं, मज़ा फरमाया। आप मास्टर परफॉर्मिंग आर्ट में कीजिए। आप मतलब शॉर्टकट में मत आइए, आप मास्टर कीजिए, आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। वहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ड्रामा डिपार्टमेंट, म्यूज़िक टीचर डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है। तो लेकिन वहाँ पे मुश्ताक का 50 साल का एक्सपीरियंस भी काम नहीं करेगा। वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने कहना है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। क्या? जी जी जी। जब आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, आप प्रैक्टिस कीजिए, काम कीजिए। आप ये जो कहते हैं कि यार इसमें कुछ नहीं, इसमें बहुत कुछ है। मेरा एक कहना भी इस बात पे है। मैं कई लोग कहते हैं कि इस फील्ड में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप घर जला के एक बार तमाशा देखेंगे जी, दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखें। आप दावा कर रहे हैं कि मैं 25 साल से काम कर रहा हूं, तो आप 25 साल से घर जला रहे हैं? नहीं, कुछ है, इसीलिए आप कर रहे हैं। ये मत कहो, ना शुक्रों वाला काम मत करो। है, मेरा ब्रेड एंड बटर इस फील्ड में है, मैं क्यों बोलूं कि नहीं है। जी। तो इसलिए क्लियर रहें अपने आप से, आप ये फील्ड में क्यों आ रहे हैं। अपने आप से सवाल कीजिए और अपने आप से जवाब लीजिए। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि फिल्मों में काम करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत थिएटर के। देखें, फिल्म में काम करना, इसके अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन आपको बेसिक एलिमेंट तो पता होना चाहिए। वो ये बुज़ुर्गों का ये कहना है कि आप ग्रामर को तभी तोड़ पाएंगे जब आपको ग्रामर आती होगी। बिल्कुल ठीक। जब आपको ग्रामर नहीं आती, आप ग्रामर नहीं तोड़ सकते। तो फिल्मों में काम करना मुश्किल भी है और आसान भी है, जब आपको मालूम है क्या करना है। हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं फिल्म की, कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ फ्रेम में रह के काम करना है। जैसे हम टेलीविज़न के लिए कहते हैं, वो विदाउट लैग्स हैं। टेलीविज़न की जो सीन शॉर्ट ब्रेक होता है वो यहाँ तक होता है, विदाउट लैग्स इसीलिए कहा जाता है। और फिल्म के ऊपर 70 mm का कैनवास होता है जिसमें खुल के फ्रेम आता है जी। उसमें एक्टर, कभी मास्टर फ्रेम फिल्म का होता है तो एक्टर रो रो के आंसू निकाल लेता है।
लेकिन वो फ्रेम में नहीं होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ भाई, अब मेरा क्लोजअप है तो मैं अब आंसू दिखा सकता हूँ। जी जी। ये थोड़ी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। काम करने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं है सर, लेकिन जिसने कुछ नहीं करना उसके लिए यहाँ भी मुश्किल है, वहाँ भी मुश्किल है। हाँ, स्ट्रगल वहाँ भी है और स्ट्रगल यहाँ भी है। तो मुश्ताक भाई, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वक्त की पाबंदियाँ सभी के साथ हैं। बात करने का मन कर रहा है, लेकिन वक्त जो है वो कहता है कि रुको, अभी इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना। तो हमने कुछ बातें आज की हैं। अब हम उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। ताकि आप हमेशा अपने जहन में भारत सरकार की जो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है उसको रखें। मेरे दिलो दिमाग में जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर और आप, हाँ, उसके मेरे साथ मन में है जी। क्योंकि आपका जितना भी हम काम देख रहे हैं आपके टाइम में, वो इस तरीके का काम है कि वो कॉज के लिए हो रहा है, ना कि सेल्फ के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत और स्वागत है आप सभी का, क्योंकि आप सभी एक लंबे अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला को लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज कोरोना के युग में एक समस्या ये आ गई है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको भी अवसर में बदलते हुए हम ये सोचें कि पहले एक सभागार के अंदर कुछ लोग हमें देखा करते थे, परंतु आज सारी दुनिया हमें देख रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं जिसने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और हम उसका मुकाम तो देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हम उसकी जो जीवन यात्रा उसने कैसे गुजारी है और किस तरीके से वो यहाँ तक आ सका है, और जीवन में उसको क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं और क्या क्या उसने दुख झेले हैं। हम आज उसकी पोजीशन को देखते हैं, लेकिन वो पोजीशन हासिल करना इतना आसान नहीं होता। आज हम जम्मू में हैं। आज हम आपके सामने ला रहे हैं जम्मू से एक रंगकर्मी जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, सपना सोनी जी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम सपना जी। प्रणाम सर। आज आपको अपने साथ पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है, और आपका एक नाटक अभी हमने जो हमारा ऑनलाइन महोत्सव था उसमें देखा है, जिसको बहुत एप्रिसिएशन मिला। जी। तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचकर आपको एक रूबरू करना चाहिए, और आप जिस मुकाम पर आज हैं, आपने जितना टीवी सीरियल्स में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, नाटक में काम किया है, उस सारी चीज़ों को आप जीवन में कैसे आपने संतुलित किया और कैसे आप लेके आई। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ सर कि आपने इस रूबरू कार्यक्रम में मुझे न्योता दिया, और प्यार भरी नमस्ते सभी दर्शकों को। तो सर, आपका प्रश्न है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। मेरा जन्म यहीं जम्मू में हुआ है। जम्मू में हुआ। जी। अच्छा। कितने भाई बहन परिवार में रहे? मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो क्या आपके अलावा भी कोई इस फील्ड में है? जी, परिवार से तो नहीं। हाँ, ताया जी जो हैं वो राम सोनी फिल्मों में, जानी दुश्मन और बहुत सी फिल्मों में ऐसी बड़ी बड़ी जो जम्मू में शूट हुआ करती थी उनमें काम किया करते थे। क्या बात। लेकिन उनको गवारा नहीं था कि हमारे खानदान की कोई बेटी इस फील्ड में आए। ये तो खैर हमारी पुरानी रवायत रही है जी। कि इस फील्ड में अगर किसी लड़की को आना है तो उसके लिए प्रतिबंध हुआ ही करता था। ये कोई नई बात नहीं है, हम सभी के जीवन से, और मैक्सिमम जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनको ये परेशानी घर से झेलनी पड़ी है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। जी बिल्कुल। और अब तो आजकल के जो माँ बाप हैं वो बच्चों को डांस भी सिखा रहे हैं, कथक भी सिखा रहे हैं, ब्रेक डांस भी सिखा रहे हैं, नाटक में भी भेज रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले
आप स्टेज पर कब चढ़ी और आपने क्या किया? सच में प्रोफेसर सौभाग्य जी, मुझे खुद पता नहीं कि मैं कितनी छोटी थी जब मैं स्टेज पर गई, क्योंकि मैं कभी भी नीचे बैठ के प्रोग्राम नहीं देखा करती थी। स्कूल में केजी में थी या नर्सरी में थी, मैं हमेशा स्टेज पर होती थी, चाहे वो डांस कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ या कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, लेकिन मैं नीचे बैठना मुझे गवारा नहीं था ऑडियंस के रूप में। तो हमेशा मैं स्टेज पर होती थी, और कभी फैंसी ड्रेस में, कभी डांस में, कभी एक्टिंग में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये शायद आपको ऊपर वाले की तरफ से एक देन होती है, जो आपकी डेस्टिनी में होता है, आप उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं, एक दिशा ऊपर वाला दे देता है आपको। तो आपने ऐसा कौन सा प्रोग्राम पहले किया, सबसे पहले जो आपको याद है कि आपने, ये आपके लिए चैलेंजिंग प्रोग्राम था? आप एंकरिंग भी बहुत अच्छी करती हैं और नाटक में भी काम करती हैं, आपका एकल नाटक भी है। तो सबसे पहले आपने किस तरीके से प्रोफेशनली आपको लगा कि मैं स्टेज पे हूँ, और वो कोई चैलेंज था आपके लिए? सर, आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने इतना जो मेरे तारीफ़ की है, तो आपने कुछ देखा होगा, लेकिन मैं उस काबिल अपने आप को नहीं समझती। अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। हीरा कभी अपनी कीमत नहीं पहचानता। सर, जौहरी जानता है और आप जौहरी हैं। सर, मैं हर प्रोग्राम से पहले बहुत घबराहट होती है मुझे, चाहे आज मैंने कुछ भी पा लिया है, बहुत सीरियस कर ली हैं, लेकिन आज भी मैं कैमरा को फेस करते या थिएटर पे जाते डर रही हूँ। आज भी आपके समक्ष बैठी हूँ तो मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत गुणी हैं, मैं उतने गुणों से शायद नहीं हूँ निपुण। तो मुझे याद है जो स्कूल में मैं किया करती थी डांस प्रोग्राम्स और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स, वो कुछ मुझे हल्के हल्के याद है। लेकिन मुझे स्कूल परफॉर्मेंस से ही नारायण सर, हमारे जम्मू के जाने माने कथक डांसर हैं, उन्होंने एक लड़कियों का ग्रुप चुना और उन्होंने हमें दूरदर्शन में एक डांस करवाया डोगरी फोक पे। जो गाना था डोगरी फोक, फिरनिया बन्नी दे बनेरे। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक लाइन। व्हाई नॉट, प्लीज। फिरनिया बन्नी दे बनेरे, चार चफेरे, कुंडा मेरा कुन खड़काया, है शवा कुंडा मेरा। ये गाना था सर। तो हमारी काफ़ी रिहर्सल्स हुई, तो हमने वो जब वहाँ जाके परफॉर्म किया तो नहीं पता था एक्सप्रेशंस देने हैं, क्या है, कैमरा लगा है, बचपना था। वहीं से मुझे ब्रेक मिला एंकरिंग का। दूरदर्शन में जो प्रोड्यूसर साहब थे, भूषण कोल, जो प्रोग्राम कर रहे थे एग्जीक्यूट, उन्होंने बोला मुझे कि आप एंकरिंग करोगे। तो मैंने कहा सर एंकरिंग क्या होती है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि किसी विषय के बारे में आपको उसके टॉपिक को बोलना है। तो मुझे दिवाली का विषय दिया गया और मैंने वो एक ही टेक में, अपने स्कूल का ऐसे जो था याद था मुझे, एक ही टेक में मैंने वो कर दिया। तो सभी क्लैप करने लगे और मैं बहुत परेशान थी कि ये अचानक से मैंने क्या किया है जो इतनी क्लैपिंग्स मिल रही हैं, इतनी तो मुझे अपने स्कूल में भी नहीं मिलती, क्या हुआ है ये। तो उन्होंने बोला कि तुमने एक ही टेक में इतना लंबा बोला है, तो तुम्हें हर महीने इस तरह से एंकरिंग्स करनी है प्रोग्राम्स की। तो मैंने जम्मू के तकरीबन सभी फोक सिंगर्स, जितने भी महान यहाँ पर हैं सिंगर्स, उन सब के साथ प्रोग्राम्स किए हैं मैंने, म्यूज़िकल, उनकी एंकरिंग्स की हैं और ढेर सारी एंकरिंग की है मैंने, कोई 6-7 साल। उसके बाद मैं एक्टिंग लाइन में आई थी, क्योंकि जम्मू में जो शूट होते थे मैं वही करती थी, बाहर मेरा जाना थोड़ा घर वालों को मंजूर नहीं था। तो ये तो रही आपकी बचपन की बात। उसके बाद जब आप युवावस्था में आई तो आपने सीरियल्स पहले शुरू किए करने, या पहले आपने प्लेस करने शुरू किए, या एंकरिंग पे ही आप ज़्यादा काम करती रहीं? मोस्टली लोग मुझे एंकर के नाम से ही जानते थे सर। लेकिन सीरियल्स के ऑफ़र आने लगे तो मैंने सीरियल्स करना, मतलब टेलीविज़न मैंने पहले किया, थिएटर पहले नहीं किया। तो पहला आपने सीरियल कौन सा किया? मैंने किया था, अशोक जेलखानी सर डायरेक्टर थे उसमें, जम्मू में शूट हुआ था, नाम मुझे याद नहीं। नाम याद नहीं, ओके। तो ऐसा कौन सा सीरियल आपने याद किया जो आपको याद हो कि ये मेरा बहुत अच्छा सीरियल था? सर मैं अपने आप में वो नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपने सभी जितने भी रोल किए हैं आज तक, 400-450 सीरियल्स में डिफरेंट किरदार किए हैं, उन सब के साथ मैंने इंसाफ किया है। मुझे एक आत्मा से सेटिस्फेक्शन है कि मैंने इंसाफ किया है। ऐसा कौन सा सीरियल है जिसमें आपको काम करके लगा कि नहीं, ये मैंने अपना बेस्ट दिया है? कभी कभी हम होता है ना कि एक रोल से हम प्रभावित होते हैं अपने, कि नहीं ये मेरा एक हाइट है और मुझे अब इससे ऊपर जाना है। जी, वो मैं थिएटर को लेकर कहूँगी, मुझे टेलीविज़न में कभी उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जितनी मुझे थिएटर से मिली है। थिएटर में मैंने एक प्ले किया था अम्मा,
तो जो मैंने NZCC पटियाला की तरफ से ही था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था डोगरी ड्रामा फेस्टिवल, उसमें मैंने अम्मा जो प्ले था वो किया था डोगरी में। तो उसमें मैंने एक औरत की दुर्दशा बताई थी, किस तरह से उसे जलाया जाता है, उसकी भ्रूण हत्या होती है। तो उसको लेकर एक रोल था जो कि मैं करना चाहती थी बहुत देर से, दुनिया को अवेयर करना चाहती थी कि बेटियां जो होती हैं वो क्या, उसको इस तरह से मारा नहीं जा सकता, वो भी एक इंसान है। तो वो उस कैरेक्टर में मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली थी। उसमें शायद मैं आया था। जी सर, आप आए थे। अच्छा, आपने तो सीरियल्स में भी काम किया और नाटक में भी काम किया है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा, सीरियल्स या नाटक, इन दोनों में से क्या ऐसा है जो ज़्यादा आपको लिए चैलेंजिंग लगता है? मुझे थिएटर चैलेंजिंग लगता है। कारण सर वहाँ पे रीटेक नहीं होता। एग्जैक्टली। और जो टीवी है वहाँ पे आप, अगर आपका शॉट ख़राब हो गया है तो उसे एडिट किया जा सकता है, म्यूज़िक डाला जा सकता है, आपको फिर से रीटेक का मौका मिलता है। लेकिन आपको थिएटर में लाइव करना है, वो आपका बाथरूम है, वो आपकी किचन है, वो आपका बेडरूम है, आपको सब कुछ वहाँ पर, सब कुछ दर्शकों के सामने करना है। और उनकी नज़र जो होती है वो देख लेती है, जो भी इंटेलेक्चुअल्स बैठे होते हैं, प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, कि छोटी से छोटी गलती पकड़ी जाती है। तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। आपने तो थिएटर में भी काम किया है और आपने सीरियल्स में भी काम किया है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसमें काम करना ज़्यादा चैलेंजिंग है? आई थिंक मतलब थिएटर जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। उसमें आपको लाइव करना है जो करना है, क्योंकि टीवी में आपको या सीरियल्स में या फिल्मों में आपको रीटेक का मौका मिलता है। अगर कुछ गलत हो गया उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन थिएटर में एक बार जो हो गया सो हो गया। आपको सब कुछ वहीं पे सेट लगा होता है, बाथरूम, बेडरूम, जो भी आपने सेट लगाया है, आपको वहीं पे दर्शकों को बताना है कि मैं बेडरूम में जा रही हूँ, या मैं ड्राइंग रूम में हूँ, या मैं पहाड़ में जा रही हूँ, या झरने आ रहे हैं। वो सब आपको वहाँ पे दिखाना होता है, दर्शाना होता है। तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। और उसी वक्त आपको ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी मिलता है। अगर आप गलत जा रहे हैं तो, अगर पिन ड्रॉप साइलेंस है और उसके बाद क्लैपिंग मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत चैलेंजिंग होता है थिएटर। और मेरा प्यार है रंगमंच। इसके बाद जो हम सोचते हैं कि हर आदमी एंकरिंग करना चाहता है, उसको लगता है मैं तो बहुत अच्छा एंकर हूँ। आपको क्या लगता है कि ये आसान काम है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इसमें मुश्किल क्या है? सर सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि अगर आप 500 या 1000 आदमी को अपनी तरफ बांध के रखना, आपको वो सब प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अपने शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको किसी भी वक्त कुछ ऐड करना पड़े, स्टेज पे है आप जैसे सपोज, तो उसी वक्त आपका दिमाग में वैसा कुछ आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कुछ एंकर्स मैंने देखे हैं, उनका लैंग्वेज होता है, प्रोनंसिएशन जो होता है वो नहीं होता प्रॉपर, और प्रेजेंटेबल नहीं होते, फिर भी वो कर रहे होते हैं, तो उससे प्रोग्राम का जो मुकाम है वो नीचे गिर जाता है। तो एक एंकर जो है वो एक रीढ़ की हड्डी कह लीजिए प्रोग्राम की होता है। अगर वो सही है तो प्रोग्राम बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो एक सही एंकर का चुनाव मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत से तौर तरीके हैं, उसका एक लिबास होता है, बोलने का अंदाज़ होता है, हर प्रोग्राम की एक अपनी एक खासियत होती है। तो जी, आपने तो कई प्रकार, कई भाषाओं में भी काम किया है जी। तो मेनली कौन कौन सी भाषा रही जिसमें आपने सीरियल्स किए हैं? ज़्यादा डोगरी किए हैं, उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी और पंजाबी। हाँ, बस इतनी ही लैंग्वेजेस जो है हमारे। मैंने पंजाब में काम किया है या दिल्ली में काम किया है। श्रीनगर में उर्दू चलता है डीडी कशीर चैनल पे, तो ना चाहते हुए भी हमने वो सीखी भाषाएं, क्योंकि हमें जो स्क्रिप्ट दी जाती थी हमें वो लर्न करके वो डायलॉग डिलीवर करते थे। तो इसी तरह से पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, डोगरी, हिंदी, इन सब में सीरियल्स किए। किस भाषा में आप बहुत अपने आप को सहज महसूस करती हैं? किसी भी भाषा में नहीं। अभी तक मुझे लगता है कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो मैं रेडियो पे जब जाती हूँ रिकॉर्डिंग करने, तो मैं नहीं सही प्रोनाउंस कर सकती, या मुझे सिखाते हैं वो नहीं, और है, और नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर दिन मैं एक दो शब्द सीखती हूँ। तो अभी तक मैं कोई प्रॉपर नहीं हूँ किसी भी लैंग्वेज में, बट हाँ मैं निभा लेती हूँ। जी, नहीं, आपका मैंने जो देखा है तो मुझे अच्छा ही लगा है। आपके अंदर भाव का जो प्रदर्शन है वो बहुत सुंदर है। और मुझे याद है वो पिछली बार जब हमने शो देखा था तो इस तरफ सेट कोने में एक लगा हुआ था और वो बार बार वहाँ पे आप आती थी फिर वहाँ से। जी। आप कुछ लिखती भी हैं? जी सर, कभी जैसे अभी लॉकडाउन में रहे हम, तो बहुत विचार आते थे
कि कोई स्टोरी लिख लें, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ता था, उस कैरेक्टर को जीना पड़ता था। तो कुछ लिखा, कहानियाँ लिखी छोटी छोटी, फिर मैंने अपने मुश्ताक काक सर हैं या ये मंजूर अहमद मीर साहब हैं, राइटर्स हैं जो, उन लोगों को, रजनीश गुप्ता जी हैं, विक्रम सर हैं, जो भी जिनके साथ मैंने काम किया है, उनको मैं सुनाती थी। तो उन्होंने बहुत कमियां निकाली कि इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो। तो मैं अभी एक प्ले लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कभी वो पूरा मुकम्मल हो और उसे मैं परफॉर्म कर पाऊँ। वो हिंदी लैंग्वेज में है, डोगरी में नहीं है। और उसके अलावा मैं छोटी मोटी कविताएं लिखती हूँ जो कि न्यूज़पेपर्स में भी कुछ जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। एक आध कविता सुनाइए ना सर मत देख प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। सर वैसे तो बहुत है, लेकिन मौजूदा हालात पे मैंने एक अभी हाल ही में कोरोना पे लिखी थी। तो आपने किन किन भाषाओं में लिखा है? मैं मोस्टली सर हिंदी में ही लिखती हूँ। डोगरी जो लैंग्वेज है, मैं आपको बताऊँ कि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो मेरी पंजाबी पे पकड़ ज़्यादा है अच्छी। तो डोगरी मैंने यहाँ पर सीखनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर डोगरी ही लैंग्वेज है। तो शुरुआती दौर में मुझे कहा जाता था कि तुम्हारी पंजाबी मिक्स आ रही है, तो फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा ही फ़र्क है। और पंजाबी में तुसी बोलते हैं और डोगरी में तुस बोलते हैं, सिर्फ ई आ का मात्राओं का फ़र्क है। तो वो मैंने समझा जब, तो मुझे लगा कि पंजाबी, डोगरी, हिंदी ऑलमोस्ट सभी सेम है आसपास की। जी जी। तो किस, अभी आप बता रहे थे कि आपने कोरोना के ऊपर भी कोई जी कविता लिखी है, तो प्लीज़ अगर आप सुना सकें जी सर, थैंक हमारे दर्शकों को। या अल्लाह या रब, हे जीसस, हे भोले भंडारी, बहुत हो गया, ख़त्म करो अब ये महामारी। बहुतों को ये निगल गया, बहुतों का सब्र पिघल गया, कुछ बिगड़ गया, कुछ सुधर गया, तेरी लीला ने बदली दुनिया सारी। क्या बात। बहुत हो गया, ख़त्म करो अब ये महामारी। कोई अपनों के साथ सुख पाता है, कोई दर्द में भरा चिल्लाता है, कोई अकेले में वक्त बिताता है, कैसा बेदर्द समय आया है भारी। बहुत हो गया, ख़त्म करो ये महामारी। लास्ट का है, जैसे कि बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, सभी एक दूसरे के पीछे भागे फिरते थे, किसी को अपनों के लिए वक्त नहीं हुआ करता था। उसके ऊपर एक लिखा है, बेसब्री, भीड़ भाड़, धुआं, बस यही था जग, वही दुख सुख में भी ना जाया जाए अब। बेहतर है आज या अच्छा था तब, वक्त रूपी सांप ने कैसी केंचुली है उतारी। बहुत हो गया, खत्म करो ये महामारी। क्या बात, बहुत सुंदर। तो अब आजकल आप क्या कर रही हैं कोरोना काल में? मैं अभी कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए जी। कुछ घर में बैठे हुए कुछ लिख लिया, छोटा सा 10-15 मिनट का कुछ एक्ट लिख लिया, उसे शूट करती हूँ अपने मोबाइल से स्टैंड लगाकर। और मुझे लगता है कि मैं जब तक तैयार ना हूँ, अपनी एक्टिंग ना करूँ, अपने एक्सप्रेशंस ना दिखाऊँ, फिर उसे खुद ही एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल में डालती हूँ। ठीक है, प्रशंसा मिले ना मिले, लेकिन मुझे अपना काम करना है। आत्मिक संतुष्टि लगती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अच्छा, अगर आपको एक होती है एक्टिंग, एक होती है प्रोडक्शन, एक होती है डायरेक्शन, है ना, और इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं जी। सेट डिजाइनिंग जी, लाइटिंग, है ना, तो इनमें से आपको कौन सा ऐसा पोर्शन है नाटक का जो आपको बहुत बेहतरीन लगता है? मुझे डायरेक्शन में ही हमेशा रुझान रहा है जी, क्योंकि जब कोई भी मेरा अपना भी प्रोजेक्ट ना हो, कोई और भी कर रहा हो कुछ, मुझे लगता है नहीं, उसे इस तरह नहीं, इस तरह से बोलना चाहिए था, उसके हाव भाव गलत हैं, उसने हाथ यहाँ क्यों रखा, उसे तो यहाँ रखना चाहिए था। तो खुद ब खुद मेरे पे वो सीन चलना शुरू हो जाता है, चाहे वो थिएटर हो या, तो मैं समझाने कई बार चली जाती हूँ, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं इस सेट पे डायरेक्टर नहीं हूँ और मेरा काम ये नहीं है। जी जी जी। लेकिन वो अंदर से कई बार बाहर आ जाता है, तो मैं अपने आप को कई बार रोक नहीं पाती, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है उनको अगर आप समझाने जाओ, कुछ एक ही हैं जो आपको समझेंगे, बाकी गुस्सा करेंगे या कुछ आपको उल्टा जवाब देंगे कि ये कौन होती है मतलब समझाने वाली। तो कई बार अपने मन को मैं समझाती हूँ, एक विचार आता है मुझे कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रोक पाती, अपने आप कदम जाते हैं और उसको समझाना शुरू हो जाते हैं, नहीं तुम ऐसा करोगी तो बेटर होगा, तुम वैसा करोगे तो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आएंगे, तुम इस तरह से हंसो, तुम कम हंस रहे हो। तो वो चीज़ कई बार मुझे हानि भी पहुंचाती है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। तो ये एक अच्छी आदत है या बुरी? मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे अंदर शायद वो ऊपर वाले ने डाला है, मैं दूसरे को समझाती हूँ, हेल्प करती हूँ। अब उनका है वो कि वो नहीं लेना चाहते उस तरह से, तो फिर मैं अब थोड़ा फिर पीछे हो जाती हूँ, तो वो चीज़ नहीं करती।
तो किसी आपने 2-4 किसी नाटकों का डायरेक्शन किया है? जी, मैंने कोई 7-8 नाटक जो है डायरेक्ट किए हैं। तो उसमें ये मेरा रहा एक कि मुझे एक्ट्रेस नहीं मिलती थी, जो कैरेक्टर होता था उसमें एग्जैक्टली मुझे मिलती भी थी अगर, तो मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी उससे, वो एक्सप्रेशंस वैसे नहीं निकाल पाती थी, मैं करके करवा के थक जाती थी, मगर वैसे एक्सप्रेशंस नहीं मुझे मिल पाते थे। फिर मुझे लास्ट में डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों इकट्ठे करनी पड़ती थी, जो मेरे लिए बहुत भारी काम है, चैलेंजिंग हो जाता बहुत था। चैलेंजिंग। जी, जी। हर प्रॉपर्टी भी अपनी जगह रखनी है, हर आर्टिस्ट को भी देखना है, बैक साइड भी देखना है कि क्या हो रहा है स्टेज के, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं चाहती हूँ कि जम्मू में वैसा एक जोश, वैसे एक्ट्रेसेस मुझे मिलें कि मैं उनसे काम करवाऊँ। जम्मू में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखा जाए तो डायरेक्शन में आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जी। तो अगर आपको कहीं बाहर बुलाया जाए डायरेक्शन के लिए तो आप जाना मुनासिब समझेंगी? बिल्कुल, मुझे सिखाने में जो सुकून मिलता है, दूसरा वो एक्सप्रेशन अगर दे दे तो मुझे इतनी खुशी मिलती है जैसे मैंने भरपेट के खाना खा लिया कि हाँ, इसने ये जो डायलॉग था इसके साथ इंसाफ कर दिया, ये डायलॉग का, क्योंकि ये का एक ये वह वो हर एक का एक शब्द का मतलब होता है, हर एक के हाव भाव होते हैं जी। तो कोई अगर उस तरह से निभा देता है तो मुझे बहुत बहुत आत्मा को संतुष्टि अच्छा मिलती है। आप तो काफ़ी दिनों से नाटक कर रही हैं और माशाल्लाह पुराने आज से 20-30 साल जो पहले नाटक होते थे वो भी आपने देखे और आप आज की भी नाटक देख भी रही हैं और कर भी रही हैं। तो आपको इनके जो विषय है इसके अंदर क्या फ़र्क लगा? सर, मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि मैंने 2004 में मुझे बिल्कुल रुझान नहीं था थिएटर में, क्योंकि इसमें बहुत रिहर्सल्स होती हैं, तो मैंने पहले के नाटक इतने नहीं देखे हैं। अगर कोई बुलाता भी था तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे पास शूटिंग सीरियल्स वगैरह का बहुत काम रहता था। तो मुझे 2004 में ज़बरदस्ती एक थिएटर प्ले में उतारा गया कि तुम्हें ही ये कैरेक्टर करना है। नच्चांगी सारी रात एक पंजाबी प्ले है, वो इस दुनिया में नहीं है। सरदार साहब कृपाल सिंह कसाली जी, उन्होंने, मैं उनका सारा श्रेय उनको देना चाहूँगी मेरा रंगमंच से जुड़ने का। उन्होंने मुझे बोला ये तुमने ही करना है। तो वो जब मैंने किया, पहले बहुत रिहर्सल्स होती थी तो मैं बहुत ऊब जाती थी, क्योंकि फिल्म्स में या सीरियल्स में रहता है कि आप जाते हो, मेकअप होता है, आप शॉट देते हो और वापस। लेकिन इसमें आपको 1 महीना 1.5 महीना रिहर्सल करनी होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना होता है, तो मैं बहुत ऊब जाती थी, पेशेंस नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने पहले के इतने नाटक नहीं देखे हैं। मैं 2004 से जुड़ी हूँ। उस प्ले ने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जब दिलाया और लोगों ने, मेरे न्यूज़पेपर्स में फ़ोटोज़ आई, लोगों ने अप्रिशिएट किया, यार तुम बहुत अच्छा करती हो थिएटर पे ये, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। अब ये आ गया है कि मुझे अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, कोई तारीफ़ करे ना करे, मुझे यहाँ से लगना चाहिए कि मैंने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया। जब मैं बैक स्टेज जाऊँ तो मुझे लगे कि हाँ, मैंने प्ले में जो रोल था उसके साथ मैं इंसाफ कर पाई। तो आज ये मुकाम आ गया है। पहले नाटकों में मुझे सुनने को मिलता है कि बहुत सारी डेडिकेशन होती थी, पैशन होता था, लोग अपने घरों से खाना लाते थे, एक फैमिली की तरह बैठ के रिहर्सल्स करते थे, जबकि ऐसा नहीं होता आजकल। आजकल रिहर्सल्स में आया जाता तो एहसान के तौर पर, मतलब एक पैशन, डेडिकेशन नहीं है, कितने पैसे मिलेंगे, खाने को क्या है, पीने को क्या है। तो मतलब वो फैमिली वाला एटमॉस्फेयर जो मैंने सुना है अपने सीनियर्स से, वो मुझे देखने को नहीं मिलता है। कुछ हैं, लोग हैं, बड़े हमारे हैं जो, जिनसे हमें सीखने को मिलता है, लेकिन मैं चाहती हूँ क्या वो फिर से नहीं हो सकता? अगर हम 1 महीना एक दूसरे के साथ रिहर्सल करते हैं, कैरेक्टर्स को लेकर, वही कैरेक्टर्स जीते हैं, तो क्या हम उसी फैमिली की तरह क्यों नहीं हो जाते? सबकी सोच क्यों नहीं हो जाती? ये मैं बहुत मिस करती हूँ, जो मैं सुनती हूँ पहले प्लेज में हुआ करता था, फैमिली की तरह केमिस्ट्री हुआ करती थी सबकी, तो आजकल नहीं है एक वैसा माहौल। बस यही फ़र्क मुझे ज़्यादा लगता है। बाकी पुराने प्लेज जो हैं वही रिपीट होते हैं, वही कहानियाँ होती हैं, वही प्लेज होते हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है। बहुत कम राइटर्स हैं जो नए प्ले लेकर आते हैं, वही पुराने रिपीट किए जाते हैं, वही पुराने रिपीट किए जाते हैं, जो कि बहुत बार हम देख चुके हैं। बहुत कम राइटर्स हैं हमारे। ये जो समस्या है ये मेरे ख्याल से जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली से जब आप पास हो जाते हैं ना, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर जो नाटक खेले जा रहे हैं वो अक्सर कुछ ऐसी ग्रुप्स हैं जो हमेशा नया नाटक ही लेके आते हैं। जी, और उसमें क्योंकि मंटो सिंह की कहानी और परसाई के किस्से और जूलियस सीजर, इनसे हम कब तक चिपटे रहेंगे? जी बिल्कुल, है ना, इनसे में बाहर तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। और आजकल के जो समसामयिक हमारे विषय हैं, समाज के अंदर दोषों के ऊपर भी हैं, बहुत सारे हैं,
तो उनको भी लाने का एक प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, बाल नाटक के बारे में आपका क्या कहना है? जो बच्चों के नाटक होते हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं आज भी, जी जी, तो क्या इनको बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक नेचुरल होते हैं बच्चे जो होते हैं ना, उनको आप कुछ समझा दो ना, पिकअप भी जल्दी कर लेते हैं, और वैसे नाटक बहुत कम हो रहे हैं अभी। बाल साहित्य या बाल नाटकों के ऊपर आजकल भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर बाल नाटक पर काम हो तो उसका कोई लाभ हो सकता है? सर, उसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बच्चों में ज़्यादा टैलेंट होता है, और हमने अभी पीछे एक ऑनलाइन देखा, हमने एक्टिंग वर्कशॉप टाइप करवाई थी और एक कंपटीशन करवाया था। तो घरों में बैठे हुए बच्चों ने लॉकडाउन में कुछ अपने एक्टिंग पीसीस भेजे जो कि मार्वलस थे, और मुझे लगा कि इन बच्चों को लेकर क्यों नहीं काम किया जा रहा है, ये कहाँ छुपे हुए हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्टर को डांसर भी होना चाहिए, सिंगर भी होना चाहिए, और एक्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको स्टेज पे कभी भी गुनगुनाना पड़ता है, कभी नृत्य की मुद्राएं करनी पड़ती हैं, तो कभी एक्ट करना पड़ता है, और ये सारी कलाएं मैंने देखी बच्चों में हैं, और वो बड़े साफ दिल और निर्मल हृदय के होते हैं। उन्हें जो भी समझाओ वो बड़े प्यार से जल्दी पिक कर लेते हैं। तो मैं अगर कभी बड़ा एक प्ले बनाऊंगी तो बच्चों को लेकर ज़रूर अच्छा काम करना चाहती हूँ। जी। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कोरोना काल में, वो ये कि वेब सीरियल आने शुरू हो गए। जी कुछ वेब सीरियल मैंने पाकिस्तान के देखे हैं जी, एक, और भारत के भी बहुत सारे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे भारतीय सिनेमा का फ्यूचर क्या रहेगा? अगर लोगों को घर पे ही ऐसे सीरियल्स देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर फालतू गाने भी नहीं होंगे, जी, तो क्या लोग थिएटर में जाएंगे आगे? मुझे लग रहा है कि जो सिनेमा जाने के इच्छुक हैं, या उसके जो पसंद है जिन्हें थिएटर में जाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, वो लोग जाया करेंगे। क्योंकि घर में बैठकर एक वेब सीरीज़ देखना अकेले में, वो आप इंजॉयमेंट नहीं कर सकते जो एक फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप एक पॉपकॉर्न खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए एक बाहर आउटिंग करते हैं और फिल्म देखते हैं, उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अभी कोरोना काल में वेब सीरीज़ का ट्रेंड चला है, तो इंटरनेट ने हमें बहुत आगे पहुंचा दिया है, तो OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत खुल गए हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म्स का हमें ये भी है कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जैसे बीमार हैं या कोई और समस्या है, जैसे लेडीज़ हैं, नहीं अलाउड घर वाले करते कि तुम थिएटर जाओ, या कुछ बच्चे हैं जिनको रोका जाता है तुम थिएटर नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक अच्छा भी साबित हो सकता है। घर में बैठकर वो आराम से कुछ नेटफ्लिक्स ने बहुत अच्छी बनाई है, नॉलेजेबल बनाई है वेब सीरीज़, वो बैठकर घर में वो सीख सकते हैं। कुछ इंग्लिश वेब सीरीज़ हैं तो वो इंग्लिश उनका फ्लुएंसी जो है वो अच्छी हो सकती है। तो हर चीज़ की अपनी सोच, अपने नज़रिए पर होता है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। अच्छा काम भी होता है, बुरा भी होता है। तो सिनेमा जगत जो है उसकी एक अपनी पहचान हमेशा बनी रहेगी, और वेब सीरीज़ का दौर चल निकला है, देखते हैं कब तक चलता है। क्या बात है। आपसे आज बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात कि आपने अपना इतना कीमती समय नॉर्थ जोन के लिए निकाला, हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रगुजार हम हैं आपके। और अब जाते जाते, क्योंकि ये वक्त की पाबंदी है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाह के भी जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो आज यहीं अलविदा कहते हैं, और दोबारा मिलने के लिए आज अलविदा कहना पड़ेगा। तो दोबारा जल्दी ही हम लोग मिलते हैं। और अब मैं आपको नॉर्थ वन कल्चरल सेंटर की ओर से एक बहुत सुंदर सा स्मृति चिन्ह देना चाहता हूं, ताकि आप जब भी उस स्मृति चिन्ह को देखें आपको आज के दिन की याद रहे, आपको रूबरू याद रहे, आपको NZCC याद रहे, आपको संस्कृति मंत्रालय याद रहे, आपको भारत सरकार याद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए ये सौभाग्य है यहाँ पर आना, और आपने मेरी जीवन यात्रा के बारे में मुझसे पूछा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक प्राइज़ है। लेकिन इस स्मृति चिन्ह को मैं हमेशा हमेशा याद रखूँगी।